नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। न्यूज नाइट में आज बात होगी G7 शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं से क्या आह्वान किया और विश्व की अहम समस्याओं के समाधान के लिए क्या मंत्र दिया, इससे जुड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि क्वाड देशों के प्रमुखों के बीच क्या खास चर्चा हुई। दिल्ली में तबादला और नियुक्ति को लेकर लाए गए अध्यादेश पर क्या सियासत हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि 2000 रुपए के नोटों पर आरबीआई के फैसले की आम लोग क्यों कर रहे हैं सराहना। बात कर्नाटक की सियासत की होगी, इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। पीएम ने पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर दिया जोर। कहा, विश्व में एक समावेशी खाद्य प्रणाली का होना चाहिए निर्माण। सबसे उपेक्षित तबकों और सीमांत किसानों के हितों को दी जानी चाहिए प्राथमिकता। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से की द्विपक्षीय मुलाकात। कहा, यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा। समाधान के लिए पीएम ने भारत और निजी रूप से हर संभव प्रयास करने का दिया आश्वासन। पीएम मोदी ने जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के समूह वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्वाड को बताया एक महत्वपूर्ण मंच। पीएम ने कहा, हिंद प्रशांत व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है, इसमें नहीं है कोई भी संदेश। दिल्ली में तबादला और नियुक्ति को लेकर लाए गए अध्यादेश पर आरोप प्रत्यारोप का हुआ दौर शुरू। भाजपा ने केंद्र के फैसले को जनहित में बताया। कहा, दिल्ली में काम करने वाले अफसरों से जुड़े निर्णय लेने के लिए एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा, फैसले को देंगे चुनौती। ₹2000 के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले का चौतरफा हो रहा है स्वागत। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने फैसले का किया समर्थन। अर्थशास्त्रियों ने ₹2000 के नोट को वापस लेने के फैसले को बताया सही। कहा, सरकार के इस कदम से आम लोगों के जीवन पर नहीं पड़ेगा कोई भी नकारात्मक असर। कर्नाटक में नतीजों के एक हफ्ते बाद नई सरकार का हुआ गठन। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री तो डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। 8 मंत्री भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने नई सरकार के गठन पर दी बधाई। कान फिल्म महोत्सव के 5वें दिन भारत और फ्रांस के बीच फिल्म सह निर्माण पर हुई चर्चा। चर्चित हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान रेड कारपेट पर आई नजर। और तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने जीते 2 स्वर्ण पदक। ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पर लगाया निशाना। वहीं प्रथमेश जावकर ने कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक पर किया कब्जा। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात G7 शिखर सम्मेलन की। जापान के हिरोशिमा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का आह्वान किया कि वे विकासशील देशों के सामने मौजूद खाद्य सुरक्षा, उर्वरक उपलब्धता और महामारी की चुनौतियों के समाधान को प्राथमिकता दें। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती बताया। इस बीच G7 के नेताओं ने यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त बयान जारी किया और यूक्रेन के साथ मिलकर वहां जल्द से जल्द एक व्यापक
न्यायपूर्ण और स्थायी शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के संकल्प व्यक्त किए। जापान के हिरोशिमा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने आयोजन स्थल पर पीएम मोदी की अगवानी की। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में दुनिया, विशेषकर विकासशील देशों के सामने मौजूद खाद्य सुरक्षा, उर्वरक उपलब्धता और महामारी की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का आह्वान किया कि वो इसके समाधान को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि समावेशी खाद्य प्रणाली के निर्माण के लिए विश्व के सबसे कमजोर लोगों, खासकर हाशिए पर खड़े किसानों पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिकता होना चाहिए। पीएम मोदी ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य संसाधनों पर कब्जा करने वाली विस्तारवादी मानसिकता पर रोक लगानी होगी। पीएम ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। मिलेट्स पोषण, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का एक साथ निवारण करते हैं। पीएम मोदी ने खाने की बर्बादी को रोकने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। कोविड का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इसने मानवता के सहयोग और सहायता के परिप्रेक्ष्य को चुनौती दी है। पीएम ने लचीली स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थापना को प्राथमिकता में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा हमारा मूल मंत्र हो। इसके साथ ही एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का सिद्धांत और डिजिटल हेल्थ व्यापक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्य होना चाहिए। मानव जाति की सेवा में अग्रसर डॉक्टर और नर्सेज की मोबिलिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि विकास के मॉडल इसका मार्ग प्रशस्त करें, न कि विकासशील देशों की प्रगति में अवरोध बने। उन्होंने उपभोक्तावाद से प्रेरित विकास मॉडल को बदलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास, प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र पर एक साथ फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी, विकास और लोकतंत्र के बीच ब्रिज बन सकती है। पीएम ने कहा कि आज महिला विकास भारत में चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि आज हम महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मामले में अग्रणी हैं। भारत की राष्ट्रपति एक महिला हैं जो ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं। पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि आज की चर्चा G20 और G7 के एजेंडे के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक बनाने में लाभकारी होगी और ग्लोबल साउथ की आशाओं और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने में सफल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक संकटों से ग्रस्त विश्व में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इन बड़ी चुनौतियों का सामना करने में एक बाधा यह है कि हम जलवायु परिवर्तन को केवल ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। हमें अपनी चर्चा का स्कोप बढ़ाना चाहिए। पीएम ने जलवायु के प्रति व्यवहार में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने पूरे विश्व के लिए मिशन लाइफ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल अलायंस, बिग कैट अलायंस जैसे संस्थागत समाधानों की रचना की है। आज भारत के किसान पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मिशन पर चलते हुए पानी की एक एक बूंद बचाकर प्रगति और विकास की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2070 के हमारे नेट जीरो के लक्ष्य की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि जलवायु कार्रवाई की दिशा में बढ़ते हुए हमें हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीला बनाना होगा। अगर हम जरूरतमंद देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वहन योग वित्त पोषण उपलब्ध नहीं कराएंगे तो हमारी चर्चा केवल चर्चा ही रह जाएगी, जमीन पर बदलाव नहीं आ पाएगा। इस बीच G7 के नेताओं ने यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त बयान जारी किया है। G7 नेताओं ने रूस को निशाने पर लेते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े होने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हिरोशिमा में हो रही G7 समिट के दौरान G7 नेताओं के बयान में कहा गया कि वे कड़े शब्दों में रूस के यूएन के चार्टर का उल्लंघन करने और रूसी आक्रमण के बाकी दुनिया पर पड़े प्रभाव की निंदा करते हैं। बयान में कहा गया है कि वे शांति के प्रतीक हिरोशिमा से शपथ लेते हैं कि G7 सदस्य
सभी नीतिगत साधनों को जुटाएंगे और यूक्रेन के साथ मिलकर वहां जल्द से जल्द एक व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जापान में चल रहा G7 शिखर सम्मेलन तमाम वैश्विक मुद्दों पर गंभीर चर्चा के अलावा द्विपक्षीय मुलाकातों के लिहाज से भी बेहद अहम रहा। सम्मेलन में पीएम मोदी ने वैश्विक मुद्दों पर मिलकर समाधान खोजने की बात कही, तो सम्मेलन में मौजूद विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की और तमाम अहम मुद्दों पर मंथन किया। देखिए ये रिपोर्ट। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मार्च में प्रधानमंत्री किशिदा की भारत यात्रा के बाद यह इस साल दोनों नेताओं की दूसरी बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार में दिए गए बोधि पौधे को हिरोशिमा में लगाने के लिए किशिदा को धन्यवाद दिया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूँ और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने G20 और G7 प्रेसिडेंटी के प्रयासों के तालमेल के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं और प्राथमिकताओं को उजागर करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने और संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान बेस्टिल दिवस के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आगामी फ्रांस यात्रा पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी में प्रगति का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने नए क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने खासकर व्यापार व निवेश, उच्च प्रौद्योगिकी, IT हार्डवेयर उत्पादन, रक्षा, सेमीकंडक्टर और सांस्कृतिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिन चिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को गहरा बनाने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। पिछले साल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ज़ेलेंस्की की पीएम मोदी से यह पहली मुलाकात है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। इसके अलावा G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय घटनाक्रम एवं वैश्विक चुनौतियों पर विचार का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रमुख से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की 42 इंच लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण समारोह के दौरान जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार और संसद सदस्य नकातानी जनरल, हिरोशिमा शहर के मेयर काजुमी मातुसुई, हिरोशिमा सिटी असेंबली के अध्यक्ष तुत्सुनोरी मोटानी, हिरोशिमा के सांसद और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, भारतीय समुदाय और जापान के महात्मा गांधी के अनुयायी मौजूद रहे। हिरोशिमा से अमृतपाल के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और G7 शिखर सम्मेलन से इतर क्वाड देशों के नेताओं की बैठक भी आज हिरोशिमा में मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। क्वाड राष्ट्राध्यक्षों के बीच यह चौथी बैठक थी। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्वाड समूह को हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा शामिल हुए। क्वाड राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये चौथी बैठक थी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड समूह हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार, इनोवेशन और विकास का इंजन है। हम एकमत हैं कि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा और सफलता केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मक एजेंडा के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। साझा प्रयासों से हम फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के हमारे विजन को प्रैक्टिकल डायमेंशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड का मंच वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड में आपसी सहयोग का दायरा बढ़ाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में क्वाड ने अच्छी प्रगति की है। We're now launching a new initiative to keep that progress going, from projects to build secure telecommunications in the Pacific region, to strengthen our cooperation in submarine cables, new joint efforts between our private sectors to invest in infrastructure and clean energy projects in the region. I'm also proud that of the work we've done with our partners, the ASEAN and Pacific Islands. And together, I think we're going to continue to ensure that the future provides more opportunity, prosperity, and stability than anything else. जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा ने खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की वकालत की और क्वाड देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही। It is meaningful that we get together to demonstrate to the world once again the solidarity of the Quad and our strong commitment to our common vision towards a free and open Indo-Pacific, FOIP, that we would like to drive the world towards an international community of cooperation and not of division and confrontation. Without striding together with regional countries, FOIP cannot be attained. We will listen to the voices of regional countries of the ASEAN, South Asia, and Pacific Island states to engage in practical cooperation which delivers true benefits to the region as a force for good. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। Here in Japan to continue our important work, standing together for an open, stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries, large and small, benefit from a regional balance that keeps the peace. Respect for the leadership of regional institutions including ASEAN, the Pacific Island Forum and the Indian Ocean Rim Association is central to our approach. भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को बधाई दी। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह और सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान
ग्लोबल साउथ के विकास के संदर्भ में अपनी बात रखी। As voice of global south, when you say voice of global south, in some manner these are individual voices, but in some manner this is also a voice of a collective, which is countries of the global south. And the whole objective of the Honorable Prime Minister was to listen to that voice and also in a way speak for that voice. Of course, as a member of Global South, we are one of them, but we are also a voice of Global South. So what did we hear? We heard very, very clearly that Global South needs development partnership template which does not burden them with debt. And you find a clear reflection of that in Honorable Prime Minister's intervention today when he spoke about developmental template. और अब आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से जुड़ी इस विशेष रिपोर्ट को देखते हैं। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का हमको आपने दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूँ वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही। और न्यूज नाइट में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली में तबादला और नियुक्ति को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने इसे जनहित में बताया है, जबकि इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल ऑर्डिनेंस के जरिए जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने की बात कही गई है, इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, जबकि मुख्य सचिव और गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। उपराज्यपाल इनके निर्णय पर बहुमत के आधार पर अपना फैसला सुरक्षित रखेंगे। दिल्ली में तबादला और नियुक्ति को लेकर लाए गए अध्यादेश को भारतीय जनता पार्टी ने जनहित में बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि दिल्ली में काम करने वाले अफसरों से जुड़े निर्णय लेने के लिए एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया होनी चाहिए और इसीलिए ये अध्यादेश लाया गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर बहुत सारी शिकायतें आई हैं। केजरीवाल सरकार जो कर रही थी उसे देखते हुए एक समर्पित प्रक्रिया लाई गई है जो पूरी तरह से जनहित में है। भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखा हुआ है पैरा 95 में कि अगर कानून में स्पष्टता का अभाव है तो केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। इनको ये बताना चाहिए कि 11 मई से लेकर 19 मई के बीच में 8 दिनों में गुंडागर्दी, छिछोरापन, ये मवालीपन करने की क्या जरूरत थी? हर वो अधिकारी जो आपके खिलाफ जांच कर रहा है, जो आपके घोटालों को खंगाल रहा है, आप रात के 3 बजे कागज चोरी करेंगे, ताले तोड़ देंगे, फोटोस्टेट कराएंगे, अधिकारियों को धमकाएंगे, उनको दफ्तर में बुला के जलील करेंगे, ऐसे सरकारें नहीं चलती। दिल्ली की गरिमा को बचाने के लिए और दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, उसको संभालने के लिए इस अध्यादेश का आना जरूरी था। इस बीच केंद्र ने 11 मई की संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहां शीर्ष अदालत ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति है। आप अपशब्द कहेंगे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, उपराज्यपाल के लिए, आप संविधान भी नहीं पढ़ेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसा होने वाला नहीं है। जनता आपको यह बताना चाहती है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, अरविंद टेरिटरी नहीं है, संविधान से चलेगा। केंद्र राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए शुक्रवार को एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले डेनेक्स के सभी अधिकारियों और ग्रुप ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अध्यादेश हर तरीके से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। जो ताकत संविधान देता है उस ताकत को
नोटिफिकेशन से, अध्यादेश से, कानून से छीना नहीं जा सकता। तो बिल्कुल इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक अध्यादेश का हम सड़क पर, संसद में और कोर्ट में भी हम इसका विरोध करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से ऑर्डिनेंस के जरिए जो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने की बात कही गई है, इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, जबकि मुख्य सचिव और गृह सचिव सदस्य होंगे। उपराज्यपाल इनके निर्णय पर बहुमत के आधार पर अपना अंतिम निर्णय लेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपए के नोट के चलन को वापस लेने की घोषणा पर सियासत भी हो रही है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष एकमत नजर नहीं आ रहा है। वहीं अर्थशास्त्रियों और तमाम दलों के राजनेताओं के अलावा आम लोगों ने इस फैसले की सराहना की है। लोगों का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की। शुक्रवार देर शाम भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐलान करते हुए बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करना बंद करें। रिजर्व बैंक के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष एकमत नजर नहीं आ रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। 2000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है। मैंने बहुत पहले डिजिटल करेंसी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और नोटों को रद्द करने से निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री सुशील मोदी ने आरबीआई के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये काले धन के खिलाफ दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी माना है कि 2000 रुपए के नोट को जमाखोरों के पास से निकालना जरूरी है। काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए 2018 से ही 2000 के नोट की छपाई बंद पड़ी थी। बाजार से गुलाबी नोट गायब था, कहीं दर्शन नहीं होता था। मैंने इस मामले को राज्यसभा में उठाया था कि 2000 के नोट को फेज आउट किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नोट जो है 2000 का गरीबों के पास तो नहीं है, अपर मिडिल क्लास के पास होगा या उसके ऊपर के लोगों को तो बहुत होगा। सर्कुलेशन तो नहीं दिखाई नहीं देता। बैंक में जाता हूँ, एक आध बार बोला भी कि 2000 का नोट दे दीजिए, हमको कहाँ ठोक के ले जाएंगे। अपना पैसा निकालता हूँ, वो बोले कि अब सर्कुलेशन में नहीं है, हमारे पास में नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा था, लोग छिपा कर रखे हुए थे, तो इसको निकालना जरूरी है। अर्थशास्त्रियों ने 2000 के नोट को वापस लेने के फैसले को उचित बताया है। साथ ही कहा कि सरकार के इस कदम से समाज के आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक उचित और साहसिक कदम है। जैसा आपको मालूम है, डीमोनेटाइजेशन की जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद नवंबर 2016 में ये 2000 रुपए के नोट बाजार में इसका प्रचार और प्रसार शुरू हुआ था। अभी इसमें से तकरीबन 89% नोट की जो आयु है वो समाप्त हो गई है, क्योंकि नोटों की औसत आयु जो हम मानते हैं 4 से 5 साल होती है। When you take out the circulation for the cash money and particularly high denomination note of 2000 rupees, so it will put a curb on black money. The real estate transaction where people make crores of rupees payment in black money over and above the price at which they are showing to the registering authority and the price they actually pay, all these money get paid into high denomination note of rupees 2000 by and large. So it will affect, I will definitely check the generation of the black money. But at the same time, my impression, I think the challenge will be a confidence in the currency. So we must make efforts to keep the confidence of the people at large in the Indian currency. That's also one of the important question, and must look at the overall growth of the Indian economy. जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा अपने दैनिक गतिविधियों में नहीं करते हैं, तो यदि आप देखें तो इसका मतलब कि एक 2000 रुपए की नोट जो है जमाखोरी में इस्तेमाल हो रही है, दूसरा सामान्य व्यक्ति इसको इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो जमाखोरी करे, या सामान्य व्यक्ति ने एक्चुअली ऐसा कभी पैसा नहीं बनाया होता है जिसमें कि उसने उसमें टैक्स नहीं दी हो, या फिर पैसे ऐसे कमाए जिसको कि वो उसको छुपाना पड़े। तो ये सब आप देखें तो साफ है कि इसका जो असर है ये पैसे की जमाखोर जो है उन्हीं पे पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार बैंकों ने भी नोट को
जमा करने और बदलने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आम जनता को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। आप आएँ, अपने खाते में जमा करें, कहीं कोई इशू नहीं है। और अगर आप एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो आप 23 तारीख से चालू होगा एक्सचेंज, 20,000 रुपये तक का एट ए टाइम। तो आप 20,000 रुपये तक का एट ए टाइम 23 तारीख से कर सकते हैं एक्सचेंज, और खाते में जमा करने के लिए आप आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता ने रिजर्व बैंक के फैसले को उचित बताते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा। खास तौर पर महिलाओं ने माना कि इससे काले धन की समस्या खत्म होगी और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इस स्टेप से जो करप्शन है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। मार्केट में जो ब्लैक मनी सर्कुलेट हो रही है वो भी कम हो जाएगी। एक सबसे बड़ा फायदा है कि काला धन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने सबसे पहले यही स्टेप लिया था कि काला धन खत्म करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने अपने देश की डेवलपमेंट करानी है, अच्छे काम करवाने हैं, तो हमें ये खत्म करना पड़ेगा। इसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रिजर्व बैंक के 2,000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले को सही कदम करार दिया। कैट ने कहा कि आरबीआई के इस कदम से छोटे व्यापारियों के व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री ने देश की तटीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी भवन का शिलान्यास किया। आम लोगों के बीच पहुंच बनाने और तमाम सरकारी योजनाओं को गति देने के लिहाज से गृह मंत्री का यह दौरा बेहद अहम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे में देवभूमि द्वारिका के ओखा में देश की तटीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी परिसर का शिलान्यास किया। देश की पहली राष्ट्रीय अकादमी NACP पुलिस बलों को तट रेखा की प्रभावी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित करती है। गौरतलब है कि 9 तटीय राज्यों, 5 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय पुलिस बलों की समुद्री पुलिस को गहन और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NACP की स्थापना की गई थी। इस मौके पर BSF कर्मियों के साहस और शौर्य की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वो दिल्ली में इसलिए चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि बॉर्डर पर BSF तैनात है। मैं हमेशा BSF के जवानों को कहता हूं, क्योंकि बॉर्डर पर BSF तैनात है, इसलिए मैं दिल्ली में चैन की नींद रात को सोकर देश को सुरक्षित समझता हूं। BSF का जो इतिहास है, देश की एक एक इंच जमीन के लिए अपने शरीर का रक्त का अंतिम बिंदु बहा देने तक पराक्रम की पराकाष्ठा BSF के जवानों ने की। इसके अलावा गृह मंत्री ने गांधीनगर निगम की कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत द्वारका में शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ किया। शारदा पीठ को विश्व के अद्वैत वेदांत के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। इसके साथ ही गृह मंत्री ने 4 धामों में से एक ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। आम लोगों के बीच पहुंच बनाने और तमाम सरकारी योजनाओं को गति देने के लिहाज से गृह मंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पर डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक के सियासत की, कर्नाटक में उथल पथल की और कर्नाटक में नई सरकार के गठन की भी बात करेंगे। कर्नाटक में चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटी का वादा अपनी ओर से जोर शोर से किया था और कहा गया था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन राज्य के नए नवेले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अब इसे कुछ शर्तों के साथ लागू करने की बात कही है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुछ विपक्षी नेताओं के न आने पर विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा नतीजों के सामने आने के 7 दिन बाद नई सरकार का गठन आखिरकार हो गया। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के कांटारावा स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने जिन अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई उसमें डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज, एम.बी. पाटिल, सतीश जारकिहोली, प्रियांक खरगे, रामलिंगा रेड्डी, बीजेड जमीर अहमद खान शामिल रहे। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार परिषद के मंत्रियों के साथ बेंगलुरु पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य से जुड़े मामलों का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में नई सरकार के गठन पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सिद्धारमैया जी के मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने पर बधाई। सार्थक कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, अभिनेता कमल हसन भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्खू भी समारोह में शामिल हुए। हालांकि कई विपक्षी नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में न पहुंच पाना चर्चा का विषय बना। विशेष तौर पर बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शपथ समारोह में नहीं पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कई सारे सवाल खड़ा करता है ये जो शपथ ग्रहण समारोह रहा है और नई सरकार का गठन तो जरूर हो गया है कर्नाटक में, लेकिन सियासत अभी भी जारी है। ये देखने की बात है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कुछ सियासत है और इस पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ रही हैं आयशा खानम और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार भी इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और आयशा, आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो जिस तरह से कहा गया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में 5 गारंटी को जारी किया जाएगा और बड़े जोर शोर से सारे नेताओं ने इसकी बात कही थी, लेकिन अब कुछ शर्तों की बात कही जा रही है। किस तरह से इसको देख रही हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? जी हाँ निखिल, देखिए सबकी यही उम्मीद थी कि जैसे शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा और कैबिनेट बैठक खत्म होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो जाएगा कि सबको मुफ्त बिजली मिलेगी, 200 यूनिट, और जो युवा निधि की योजना है, जो फ्री बस पासेस, ये तमाम चीजें इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाएंगी। क्योंकि राहुल गांधी ने यही वादा किया था प्रचार के दौरान, लेकिन शायद कर्नाटक की जनता वो कंडीशंस अप्लाइड वाला जो क्लॉज होता है वो शायद नहीं जाना। तो ये अप्लाइड की बात अब सामने आई। सिद्धरामैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि अब अगले कैबिनेट बैठक में वो इसका पूरा लेखा जोखा लेके आएंगे। और एक तो उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें लागू तो कर दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने अब केंद्र से पैसा मांग रहे हैं। उनका ये कहना है कि जीएसटी का शेयर जो केंद्र सरकार से आना है 5000 करोड़ से ज्यादा, ये शेयर अगर उन्हें मिल जाए तो ये तमाम जो गारंटीज है उसे वो आसानी से लागू कर सकते हैं। देखिए कितना दिलचस्प एक एनालिसिस लेकर सिद्धरामैया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कि अब इनकी जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार उठाए। तो दूसरी बात यह है कि महिलाओं को फ्री बस पास की बात तो कही थी कांग्रेस सरकार ने, अब इसमें भी कंडीशंस अप्लाइड है। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ कर्नाटक की महिलाओं के लिए फ्री बस पास होंगे, यानी जो महिलाएं बाहर से आ रही है, जो तमिलनाडु की छात्राएं होंगी, जो हैदराबाद से आई है पढ़ाई करने के लिए, उन्हें कोई फ्री बस पासेस नहीं मिलती। ये कैसे मतलब कैसे तय होगा कि ये किसको फ्री पास मिलेगा, कौन कर्नाटक से है? तो ये तमाम चीजें जो है अभी डिस्कशन का विषय है। और सिद्धरामैया ने कहा कि अगली कैबिनेट की बैठक में वो इस पूरा लेखा जोखा लेकर इसका ऐलान करेंगे। तो कुछ हद तक कहीं निराशा जरूर भी, लेकिन एक
दिलचस्प बात यह है निखिल कि कई ऑनलाइन मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कुछ दूर दराज से गांव में लोगों ने ये कह दिया है कि आश्रम में की सरकार आ गई है, हम बिजली का बिल पे नहीं करेंगे। तो ये तमाम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि वो उन्हें वादा किया गया है कि अब बिल पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है ग्राउंड पर लोगों ने इस पर यकीन किया है, लेकिन इसमें और कुछ देरी होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इस तरह के वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं जहां पर गांव के लोग कह रहे हैं कि हम बिजली का बिल पे नहीं करेंगे और अब नई सरकार आ गई है वो उनको माफ करेगी। लेकिन इस बीच में हेमंत जी ये समझना चाहेंगे जो कंडीशंस अप्लाई वाला क्लॉज है और उसके साथ ही साथ जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और पंजाब की सरकार भी इस तरह से करते रहे हैं पहले भी, शायद वही ट्रैक कांग्रेस ने अपनाया है कि वादा आप खुद करेंगे, अपने रिसोर्सेस की बात करेंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े वादे को पूरा करने के लिए आपके पास कोई जो वित्तीय क्षमता है वो होती नहीं है। और फिर जिसको कहते हैं कि बॉल ट्रांसफर करने के लिए आप कहते हैं केंद्र सरकार पैसा दे। दरअसल केंद्र सरकार ने तो वादा किया नहीं था। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आयशा जी से सहमत हूं, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि वो देंगे ये देंगे सब 5 गारंटियां देंगे जी, तो कंडीशंस की बात नहीं की थी, ठीक है। अब जीतने के बाद आज शपथ ग्रहण के बाद ये हो रहा है कि ये बोले जा रहे हैं कि ये कंडीशंस अप्लाई होगा, ये कंडीशन अप्लाई होगा, इनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ इनको मिलेगा। ये कंडीशंस पहले नहीं थी, नंबर 1 जी। नंबर 2 ये नहीं कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि ये सब गारंटी को लागू करने के लिए केंद्र से पैसे मांगना है, वो मांगकर हम इसको गारंटी का ये इंप्लीमेंट करेंगे, ये नहीं कहा था कांग्रेस पार्टी ने जी। ये तो जनता के साथ धोखा हुआ ना। मैं इस शब्द को मैं उपयोग करने वाला था, पीपल ऑफ डायवर्सिटी। आज मैं गया था इधर उधर पूछने के लिए, लोगों का कहना है कि the first cabinet meeting of the new Congress government has played a fraud, on the people of Karnataka. First by announcing guarantee, and now they say there are conditions apply. इसे क्या हुआ जी, ये ऑफर आते हैं ना, बड़े बड़े शोरूम से ऑफर आते हैं ना जी, उसमें उस ऑफर के फॉर्म के बिल्कुल नीचे छोटी फॉन्ट में एक लिखा जाता है कि कंडीशंस अप्लाई। जी 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 जी। वो लोग ये नहीं देखते हैं, सिर्फ ऑफर को देखते हैं और चले जाते हैं। तो द पीपल ऑफ बैंगलोर सिटी हैव already started telling that the first meeting of the cabinet meeting of the new Congress government has played fraud. क्योंकि इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है आयशा जी, आप अभी जानते हैं जी जी, कि आज कैबिनेट मीटिंग के बाद 5 गवर्नमेंट ऑर्डर निकल गए, गवर्नमेंट अध्यादेश, मतलब अध्यादेश नहीं गवर्नमेंट ऑर्डर पास किए हैं। उसमें क्या है, दिस कैबिनेट मीटिंग, आई एम टेलिंग इन इंग्लिश, वो कन्नड़ में है, दिस कैबिनेट मीटिंग अप्रूव्स गृह लक्ष्मी योजना इन प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल, इन कोर्ट्स एंड इन बोर्ड लेटर्स। ये तात्विक दृष्टिकोण से हम मानते हैं, तात्विक दृष्टिकोण से हम मानते हैं। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय दैट, तात्विक दृष्टिकोण से? अरे अगर इंप्लीमेंट करनी है तो इंप्लीमेंट करो, अगर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो नहीं मत करो। ये तात्विक दृष्टिकोण से हम उसको, अच्छा ये सब जनता को गुमराह करने के लिए एक कोशिश है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जनता को गुमराह करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया, पहले कैबिनेट मीटिंग में अध्यादेश, गवर्नमेंट बहुत सारी बातें हैं। दरअसल अगर इसको देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि सैद्धांतिक सहमति की बात कही गई है, जब आप चुनाव में आए और आपने घोषणा कर दी तो सैद्धांतिक बात तो उसी दिन पूरी हो गई थी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि अगर ये जनता को गुमराह किया जा रहा है, दे हैव प्लेड फ्रॉड ऑन द पीपल ऑफ कर्नाटका, अगर ये कहा जा रहा है तो ये गलत किसी तरह से नहीं है। और जिस तरह से आयशा खानम ने कहा कि कंडीशंस अप्लाई जो लिखा हुआ है वो शायद कर्नाटक की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। फिलहाल हमारे पास समय आज के लिए बस इतना ही। हेमंत जी आपका और आयशा आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और नमस्कार। नमस्कार, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है,
जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। Start using products with +F logo from today. खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और फ्रांस के कान में चल रहे फिल्म फेस्टिवल के 5वें दिन आज विभिन्न सत्रों का आयोजन हो रहा है। वहीं चौथे दिन 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी मंथन हुआ। 16 मई से शुरू हुए कान फिल्म महोत्सव के 5वें दिन सोशल मीडिया पर भारतीय दर्शकों के लिए लेखन, शूटिंग और संपादन सामग्री पर इंडियन पवेलियन में इंटरैक्टिव सत्र हुआ। इसके अलावा एक अन्य सत्र में भारत और फ्रांस के बीच फिल्म सह निर्माण पर चर्चा हुई। भारतीय पवेलियन में 5वें दिन संग्रह बहाली और फिल्मों की प्रदर्शनी पर भी मंथन हुआ। वहीं चौथे दिन भारतीय पवेलियन में 75वें क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दरअसल 75वें क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। भारत सरकार अपने देश के टैलेंट को एसेट मानते हुए फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं में युवा प्रतिभाओं के लिए आगे बढ़ने का काम कर रही है। I think India has an amazing and deeply rooted tradition of storytelling. Bollywood has been kind of all by itself with this massive and amazing center of creativity. I'm a member of the Academy of Motion Pictures, so it's very interesting to see our winning song that I think if they revealed the votes, Natu Natu would have won an enormous amount. It was such an amazing and popular piece of creativity. And I think what's so great about this program is obviously there's educational aspect of skills training, but we work with a more collaborative approach. So I think initiatives like this are so brilliant, and I think what happens with this in terms of the collaboration across different cultures within India, different tribes within India is going to be one to watch for the rest of the industry, which is becoming so much more cross-global, as we find different ways to work with each other. चर्चित हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान रेड कारपेट पर नजर आईं। सपना चौधरी का कान के रेड कारपेट पर आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं रेड कारपेट पे वॉक कर रही हूँ। हर इंसान का स्ट्रगल टाइम चलता रहता है, स्ट्रगल टाइम कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़रूरी है, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अचीवमेंट्स पे ध्यान दीजिए, हमने इतना स्ट्रगल किया, अच्छा हमें ये मिला, ये स्ट्रगल किया हमें ये मिला, तो बस वही चीज़ है। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की शुक्रवार को कान की 4 दिवसीय यात्रा पूरी हो गई। उन्होंने बुधवार को भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया था। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाएंगे खेल जगत से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों पर आप नजर डालिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि खेल जगत में क्या है प्रमुख खबरें। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन
कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जंगल की आग की। जंगल की आग से हमें क्या दीर्घकालीन नुकसान होते हैं? क्लाइमेट चेंज में ये एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि आग है जंगल की, ये बढ़ गई है संख्या में। प्री फायर अलर्ट भेजा जाता है, राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को भेजते हैं हम लोग, वो उसका एनालिसिस करके दे फर्दर pass on the information to field functionaries to remain in alert and take mitigative preventive actions। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आग की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। विंड डायरेक्शन क्या है? विंड डायरेक्शन है तो उस तरफ बिल्कुल ना जाए, आग उसी तरफ आएगी। हम बात करेंगे शख्सियतों की जिन्होंने हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी सहेजा और हस्तशिल्प कला को भी आगे बढ़ाया। 14वीं शताब्दी के बिदरी शिल्प को आगे बढ़ा रहे शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी, पश्चिम बंगाल के 102 वर्षीय सरिंदा वादक मंगला कांति राय, असम की सदियों पुरानी पारंपरिक मुखौटा की संस्कृति को संरक्षित करने वाले हेमचंद्र गोस्वामी, कश्मीर के पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य संतूर बनाने वाले संतूर शिल्पकार गुलाम मोहम्मद जज और मीजो लोक संगीत और नृत्य को संरक्षित कर रही मीजो लोक गायिका केसी रनरेम संगीत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और खेल जगत की खबरें जानने के लिए हम आपको छोड़े जाएंगे इस स्पोर्ट्स रैप के साथ, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शंघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण देवताले ने कंपाउंड मिश्रित टीम का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कोरिया की जोड़ी को रोमांचक मुकाबले में 155 के मुकाबले 156 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले ज्योति और प्रवीण तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भी स्वर्ण पदक जीतने में सफल हुए थे। वहीं महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ है। भारत की अवनीत कौर ने कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में ही भारत को पुरुष कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भारत के प्रथमेश जावकर ने बड़ा उलटफेर करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रथमेश ने विश्व के नंबर 1 तीरंदाज नीदरलैंड के माइक श्लोसेर को हराकर स्वर्ण जीता। 19 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को 148 के मुकाबले 149 से अपने नाम किया। 2023 के आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 36 गेंद में 50 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। वो बतौर अनकैप्ड प्लेयर एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शॉन मार्श के रिकॉर्ड को तोड़ा है। यशस्वी ने 14 मैच में 48.08 की औसत और 163.61 के स्ट्राइक रेट से 625 रन बनाए हैं। वो ऑरेंज कैप की रेस में दूसरे नंबर पर हैं। दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अगले महीने घर पर अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। शाकिब को आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले के दौरान फील्डिंग करते वक्त उंगली में चोट लग गई थी और वो तीसरे मुकाबले से बाहर भी हो गए थे। इटालियन ओपन टेनिस के महिला एकल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने फाइनल में जगह बना ली है। 7वीं वरीयता प्राप्त रायबाकिना ने सेमीफाइनल में पूर्व फ्रेंच ओपन चैंपियन येलेना ओस्टापेंको को सीधे सेट में 6-2, 6-4 से हराने में सफलता पाई। फाइनल में रायबाकिना का सामना यूक्रेन की अनहेलिना कलिनिना से होगा। महिला एकल के पहले सेमीफाइनल में यूक्रेन की अनहेलिना कलिनिना ने कड़े संघर्ष में जीत हासिल की। यूक्रेन की खिलाड़ी ने रूस की वेरोनिका को 3 सेट के मुकाबले में 7-5, 5-7, 6-2 से हराया।